डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आभासी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए आज हम उनके पहले पेपर जो उनके प्रथम वर्ष में है और उसके पहले खंड की पहली इकाई प्रेमचंद की कहानी ईदगाह लेकर के आए हैं। इस इकाई का लेखन डॉक्टर पारुल परमार ने जी किया है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैं स्वयं हूँ। इस व्याख्यान का उद्देश्य मुख्य रूप से हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय कराना है। प्रेमचंद के लेखन की विशेषताओं से आपको परिचित कराना है। ईदगाह कहानी आप पढ़ चुके होंगे ऐसा हम समझते हैं, उसका आनंद आपने लिया होगा। यहाँ हम उसके मुख्य अंशों की व्याख्या देखेंगे, समझेंगे और कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी का विश्लेषण करेंगे, जिससे कि आपको कहानी को किस प्रकार विश्लेषित करना चाहिए वो समझ में आएगा। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी से परिचित हो जाएं। हमारे जो लेखक हैं, मूर्धन्य साहित्यकार, हिंदी के कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ही हुई। माने जीवन पर्यंत वो मुख्य रूप से उनका कार्य क्षेत्र कर्मस्थली वाराणसी रहा है। कुछ समय के लिए वो मुंबई अवश्य गए थे, लेकिन बहुत जल्दी वो लौट आए थे और उन्होंने स्थायी निवास उनका जो था वो वाराणसी में ही था। लम्ही में भी वो काफ़ी समय रहते थे। आज भी लम्ही में उनका घर है और वाराणसी में सरस्वती प्रेस उन्होंने शुरू किया था। वो स्थल अभी भी है, हालांकि अब उस भवन में कुछ और आरंभ हो गया है, दूसरा कुछ चलता है, लेकिन वो भवन अभी भी है वहाँ पर। काफ़ी रिनोवेट हो गया, अलग हो गया है, लेकिन है। श्री प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो उनके पिताजी ने दिया था, उनके माता पिता ने दिया था। प्यार से उनको नवाब कहते थे। और जब उन्होंने लेखन की शुरुआत की, प्रेमचंद जी ने जब लेखन आरंभ किया, साहित्य लिखने लगे और उर्दू में उन्होंने पहले लिखा और उसमें वो नवाब राय के नाम से ही लिखते थे। बाद में उन्होंने सोज़े वतन नाम से एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया था, जिसपे अंग्रेज़ों की कुदृष्टि हो गई थी। अंग्रेज़ों को लगा था ये भड़काने वाली कहानियाँ हैं, आज़ादी की कहानियाँ हैं, तो उन्होंने उसको ज़ब्त कर लिया था। और फिर नवाब राय के नाम से कुछ भी प्रकाशित होता था तो वो अंग्रेज़ों की दृष्टि उस पर चली जाती थी। इससे बचने के लिए उर्दू अखबार उस समय एक निकलता था, ज़माना, उसके संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम, और वो प्रेमचंद जी के बहुत परम मित्र भी थे। तो उन्होंने सुझाया कि अब आप नवाब राय के नाम से मत लिखिए, प्रेमचंद नाम से लिखिए। तो प्रेमचंद नाम प्रेमचंद जी को बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने जीवन पर्यंत इसी नाम से रचनाएं की। उनके अगर हम देखें, उन्होंने विपुल लेखन किया है, बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं। 300 से ऊपर कहानियां हैं उनकी, जिसके कुछ संग्रहों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। सोज़े वतन, जैसा मैंने बताया, पहला कहानी संग्रह था जो उन्होंने छपवाया। ये मुख्य रूप से उर्दू में लिपि में लिखा हुआ था, बाद में इसको देवनागरी लिपि में भी किया। 5 फूल, प्रेम पचीसी, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी इत्यादि इत्यादि उनके समय जो प्रकाशित हुई थी उनके कहानी संग्रह वो है। और बाद में उनके मृत्यु के बाद मान सरोवर के 8 भागों में उनकी समस्त कहानियाँ संकलित की गई हैं। तो मानसरोवर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक
में प्रेमचंद की जितनी कहानियाँ हैं सभी उसमें लगभग सभी संकलित हो गई हैं। कुछ रह गई थी, भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब आ गई हों, लेकिन लगभग सभी कहानियाँ उसमें आ गई हैं मानसरोवर के 8 भागों में। 18 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, लगभग 18 उपन्यास। उसमें कुछ यहाँ पर हमने दिए हैं। सबसे प्रमुख उनका जो सबसे उनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य आधार है वो गोदान उनका सबसे बड़ा उपन्यास कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। केवल प्रेमचंद का ही नहीं, हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। किसान जीवन की महागाथा कहा जाता है गोदान को। सेवा सदन उनका हिंदी का पहला उपन्यास था जो कि हिंदी में प्रकाशित हुआ। उसके पहले एक दो उपन्यास थे जो कि उन्होंने उर्दू में लिखे थे, बाद में देवनागरी में प्रकाशित हुए। रूठी रानी और देवस्थान रहस्य उर्दू में पहले लिखा गया था, बाद में हिंदी में भी आया। रंगभूमि उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी तरह से कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कायाकल्प, मंगलसूत्र उनका आखिरी उपन्यास है जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा था। बाद में अमृत राय जी ने उसको थोड़ा, उनके पुत्र, उन्होंने पूरा किया, वो स्वयं साहित्यकार हैं। 3 नाटक भी लिखे हैं प्रेमचंद जी ने, जो कि लगभग माने भूली सी बात हो गई है, लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। लेकिन प्रेमचंद के 3 नाटक भी हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। कभी खेले नहीं गए हैं ये नाटक, ऐसा बताया जाता है। करबला और संग्राम का कोई रंगमंच प्रस्तुतिकरण हुआ हो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन प्रेम की वेदी का बहुत सफल प्रस्तुतिकरण पटियाला में हुआ था। निर्देशक थे श्री कुंवर जी अग्रवाल, वाराणसी के मूर्धन्य रंगकर्मी थे। वो उन्होंने वहाँ पर पटियाला के एक ड्रामा स्कूल के छात्रों के साथ उन्होंने ये प्रस्तुति की थी और बहुत ही सफल सुंदर प्रस्तुति हुई थी। तो ऐसा मैंने प्रेमचंद ने स्वयं भी लिखा है और लोगों ने उनको कहा कि नाटक प्रेमचंद के नाटक खेले जाने योग्य नहीं है। प्रेमचंद ने स्वयं भी ऐसा लिख दिया कि मेरे नाटक खेले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने उनको ऐसा कहा। लेकिन प्रेम की वेदी के प्रस्तुतिकरण से ये सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं है कि उनके नाटक नहीं खेले जा सकते हैं, बिल्कुल खेले जा सकते हैं। रंगमंच की अगर अच्छी समझ हो तो निर्देशक किसी भी नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकता है। और वस्तुतः श्री कुंवर जी अग्रवाल जी की योजना उनके करबला को भी प्रस्तुत करने की थी, रंगमंच उसका प्रस्तुतिकरण करने की, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसके बाद वो मूर्त रूप नहीं दे पाए अपनी योजना को। अन्यथा प्रेमचंद के हो, और हम आशा अब कर सकते हैं कि आगे शायद कभी ये नाटक खेले भी जाए और दूसरे भी उनके। तो ये उनका कृतित्व है। अब हम उनके प्रेमचंद के लेखन की क्या विशेषताएं हैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको एक झलक दे दें, एक समझ दें कि प्रेमचंद क्या लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे। तो प्रेमचंद 20वीं शताब्दी के पहले, 1880 में उनका जन्म हुआ, 20 वर्ष मान लेते हैं कि उन्होंने शुरू किया होगा लिखना 20 वर्ष में। तो माने 1900 के आसपास, 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरू में वो आ गए थे। अब 20वीं शताब्दी में भारत की परिस्थिति क्या थी? तो निश्चित रूप से अंग्रेज़ों का शासन था, हम गुलाम थे और आज़ादी की एक लहर चल पड़ी थी। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। उसके बाद नेशनल कांग्रेस का भी गठन हो चुका था और गांधी जी भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में लौट आए थे। तो आज़ादी की लड़ाई का संग्राम का पूरा माहौल बन चुका था। ये भी समझ में आ रहा था कि हमारे समाज में कौन सी बुराइयां फैली हुई हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें पीछे की ओर ढकेल रही हैं और कैसे उससे मुक्ति पाना है। तो इन सारी बातों को वो समझ रहे थे। प्रेमचंद बहुत निकट से देख रहे थे जनसाधारण की, उन्होंने जनसाधारण को देखा। इसके पहले, प्रेमचंद के पहले का जो लेखन था, एक तो मित्रों भारत में हिंदी गद्य लेखन जो शुरू हुआ वो अंग्रेज़ों के बाद ही शुरू हुआ। उसके पहले
की जो का हिंदी साहित्य है वो पद्यात्मक साहित्य ज़्यादा है। गद्य में जो लेखन हुआ है वो लेखन तो ज़रूर था गद्य का, लेकिन वो किसी ख़ास वजहों से गद्य में लिखते थे। जैसे कि 84 वैष्णवों की वार्ता या 252 वैष्णवन की वार्ता, ये ब्रज भाषा में गद्य मिलता है, जो कि ये पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय के भक्तों और संतों की जीवनियों पर प्रकाश डालने वाला है। माने उनकी जीवनियों का संकलन करने के उद्देश्य से ये गद्य लिखा गया था। इसी तरह से और भी बहुत सारे गद्य के नमूने मिलते हैं। यहाँ तक कि फोर्ट विलियम कॉलेज जब अंग्रेज़ों ने शुरू किया, जिसमें कि अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाएं सिखा रहे थे वो, और तो हिंदी के लिए भी उन्होंने पुस्तकें तैयार कराई। भारतेंदु ने स्वयं गद्य लेखन आरंभ कर दिया था, गद्य में रचनाएं कर रहे थे, नाटक उन्होंने कमाल के नाटक लिखे हैं, और भी तरह के उपन्यास में भी उन्होंने हाथ आजमाया, कहानी भी लिखी। भारतेंदु कालीन दूसरे जो लेखक थे वो भी लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे, लेकिन अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी। भारतेंदु काल में गद्य बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, उतना मैंने एक ऊंचाई को नहीं छू पाया था। लिखने को लिखा जा रहा था, लेकिन नाटक बहुत ऊंचा जा चुका था। भारतेंदु ने नाटक को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, लेकिन दूसरी जो विधाएं थी कहानी उपन्यास की, वो अभी उतनी पल्लवित नहीं हो पाई थी। प्रेमचंद ने, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ था, द्विवेदी युग में भी शुरू हुए लेखन, द्विवेदी युग में हो ही रहा था। प्रेमचंद भी द्विवेदी युग में ही आते हैं वस्तुतः। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये प्रेरित किया लेखकों को लिखने के लिए, और लेखन हुआ। लेकिन फिर उस समय एक समय में तिलिस्म, अय्यारी और ये जासूसी, इस तरह के जो चमत्कार पूर्ण और मनोरंजनात्मक जो साहित्य था उस पर जोर हो गया था। देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता संतति, भूतनाथ इत्यादि सब जो लिखे वो सभी तिलिस्म और अय्यारी पर आधारित थे। तिलिस्म और अय्यारी कहते हैं कि मतलब तिलिस्म कहते हैं कि वर्णन उसमें होता है कि यांत्रिक उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि वो अचानक से दीवारें घूम जाती हैं और उस पीछे की ओर कुछ और होता है, और मैंने इस तरह से चमत्कार पूर्ण, थोड़ा सा जिसको कहें यांत्रिक चमत्कार ही, लेकिन चमत्कार पूर्ण, रहस्यपूर्ण और थोड़ा जासूसी मिजाज का लेखन ज़्यादा हो रहा था, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए था, और कोई उससे समाज सुधार या कोई समाज की अभिव्यक्ति, समाज की समस्याओं की अभिव्यक्ति या कोई पहचान उसमें उस समय के समाज की नहीं दिखाई पड़ती थी। प्रेमचंद ने बिल्कुल इसको बदल दिया। उन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है अपने लेखन में। सभी उनकी पूरी जो कहानियाँ हैं वो सभी समाज के विभिन्न तबकों से, विभिन्न हिस्सों से आती हैं, और उनके मनोदशा को, उनकी परिस्थितियों को, उनकी समस्याओं को चित्रित करती है, बहुत ही गहराई से चित्रित करती है। बहुत सारी समस्याओं की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया कि समाज में कहाँ ज़रूरत है काम करने की, कहाँ ज़रूरत है बदलने की। और उन्होंने भाषा जो रखी वो बहुत बोलचाल की एकदम साधारण भाषा रखी, आसानी से समझ में आ जाए इस तरह की भाषा रखी। आप उनकी रचनाएं पढ़िए, थोड़ी सी आप आज दिक्कत इस बात के लिए महसूस कर सकते हैं कि उनका काफ़ी लंबा समय, एक सदी लगभग गुजर गई तब से, और तो भाषा में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, तो हिंदी भी उनके समय से आज थोड़ी सी परिवर्तित होती है। तो इस कारण अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो तो हो, नहीं तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है। उनकी भाषा बेहद साधारण है, बहुत बोलचाल की भाषा उन्होंने रखी है। मुहावरों, लोकोक्तियों का उन्होंने बड़ा सटीक उपयोग किया है। बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्ति जो है उनकी रचनाओं में, उनके कहानियों और उपन्यासों में मिलते हैं, जिससे कि भाषा समृद्ध होती है। तो मैंने समृद्ध भाषा का प्रयोग उनका है। मानव मन के परतों को उखाड़ करके सामने ला देने की उनमें अद्भुत क्षमता है। वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार या लेखक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास करके जो धारा शुरू हुई वो प्रेमचंद के बाद की धारा है, जैनेंद्र से शुरू होती है,
लेकिन ये इसकी शुरुआत प्रेमचंद ने ही कर दी थी। प्रेमचंद ने अपने सभी रचनाओं में जो अभिव्यक्ति दी है वो मनुष्य के मन को समझने की वो अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। वो मन समझते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग लोग किस प्रकार प्रतिक्रियाएं देते हैं, या कोई व्यक्ति कुछ भी करता है तो क्यों करता है, इसका उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपने रचनाओं में वर्णन किया है। तो उनकी रचनाओं के माध्यम से हम मनुष्य के अलग अलग भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं, उसके मन को समझ सकते हैं। उन्होंने यथार्थवादी चित्रण किया है अपनी रचनाओं में, बिल्कुल यथार्थ को लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो आदर्श की ओर देखते हैं। मतलब यथार्थ कई बार बहुत कटु होता है, बहुत कठोर होता है। वस्तुतः उससे विरक्ति भी होने लगती है कि अगर यही सब होना है तो हम क्या कुछ करें। तो इससे बचाने के लिए, उस विरक्ति से बचाने के लिए प्रेमचंद ने हमेशा अपनी रचनाओं का स्वर आशावादी रखा है, आदर्शवादी रखा है कि नहीं, भले ऐसा हो रहा है, ये वो यथार्थ वर्णन करते हैं, लेकिन जो उनका अंत आता है, जो आखिरी में वो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपना आदर्श भी उसमें वो दिखाते हैं, अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करते हैं, जिससे एक आशा बनी रहे और एक प्रेरणा प्राप्त हो कि अच्छे की तरफ हमें जाना है। उनके लेखन का जो दर्शन है, प्रेमचंद जी का लेखन दर्शन अगर हम कहें, अगर एक शब्द में उसको अभिव्यक्त करना चाहे तो हम कहेंगे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के लेखक है। ये बात आप याद रखिएगा, प्रेमचंद जी का लेखन, समस्त लेखन कहा जाता है कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को लेकर के उनका लेखन है। अब हम ईदगाह कहानी पर आते हैं। ईदगाह कहानी मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों ने पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी हो तो निश्चित रूप से पढ़िए। आप इंटरनेट पर भी अगर डालेंगे, अगर आपके पास पुस्तक नहीं उपलब्ध हो पाती है तो इंटरनेट पर आप डालिए ईदगाह कहानी, तो वो आपको मिल जाएगी, बहुत सारी उपलब्ध है। ये मानसरोवर भाग 1 में ये संकलित है ये कहानी। तो मानसरोवर भाग 1 भी मिलता, अगर मानसरोवर भाग 1 आप डालेंगे तो वो भी डाउनलोड हो सकता है। उसमें आपको दूसरी कहानी ही है ये ईदगाह कहानी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप कहानी पढ़िएगा। अगर आप कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चल कर के परीक्षा, माने इकाई भी आपको उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगी, आप असाइनमेंट अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में भी आपको तकलीफ होगी। अगर आप कहानी अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तो आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपको करने में तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए कहानी बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, और निश्चित रूप से आप कहानी पूरी पढ़िए। बहुत ही बढ़िया कहानी है। मूल उसका जो कहानी का है वो ये है कि हामिद एक छोटा बच्चा है और ईद आती है। गांव के बाहर शहर में ईदगाह है। ईदगाह यानी ईद के दिन जहाँ मस्जिद, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, जिसके साथ बहुत बड़ा एक मैदान होता है, वैसे ही मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है, क्योंकि सब लोग साथ में पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा गांव जो है वो जा रहा है ईदगाह, और ये छोटा बच्चा करीब 7-8 साल का, वो भी जाना चाहता है। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। बूढ़ी दादी के साथ रहता है। दादी चिंतित है कि कैसे जाएगा, लेकिन उसको जाने का उत्साह है और वो कहता नहीं, मैं बिल्कुल जाऊंगा और कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी और सबसे पहले लौट के आऊँगा। दादी देखना, चिंता मत करना। और दादी उसको भेजती है, साथ में कुछ पैसे दे देती है कि मेले में वहाँ पे नमाज के बाद वो खरीद के कुछ खा सके और कुछ और भी लेना चाहे तो ले सके। 3 पैसे, बहुत गरीब रहती है, उसके पास कुछ नहीं होता, तो 3 पैसे वो दे देती। अब वो जाता है, उसके साथ में गांव के और दूसरे उसके मित्रगण भी जाते हैं जिनके पास काफ़ी पैसे हैं। और पहले नमाज होती है, नमाज के बाद फिर मेले से निकलते हैं ये लोग। तो सारे बच्चे तो झूला भी झूलते हैं, चरखी झूलते हैं, वो लकड़ी के घोड़े पे बैठते हैं, फिर
रेवड़ियाँ खाते हैं, जलेबियाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, दूसरी चीज़ें लेते हैं और फिर खिलौने भी ले लेते हैं एक-एक, ज़्यादा नहीं तो एक-एक तो सभी ने लिए। अब इसके पास 3 पैसा है हामिद के पास और वो सोचता चलता है कि कैसे इसको सदुपयोग इसका कैसे किया जाए। और कई बार कई चीज़ें वो देखता है, झूले पे जाना चाहता है, फिर सोचता है क्या फ़ायदा झूले पे जा कर के। इसी तरह से सब चीज़ों को वो नकारता जाता है, अपने मतलब बच्चों को जो चीज़ें आकर्षित कर सकती हैं उन सब को कहता नहीं, इसमें पैसे बर्बाद होंगे। और अंत में वो 3 पैसे का चिमटा खरीदता है। तो जब चिमटा खरीद करके अपने दोस्तों के पास आता है तो दोस्त उसके चिढ़ाने लगते हैं। स्वाभाविक है कि ये 3 पैसे से तुमने ये काला कलूटा चिमटा खरीदा है, ये क्या काम आएगा, ये तो खिलौना भी नहीं है, ये तो रसोई में रहने वाला है। और तब उसकी समझदारी दिखाई पड़ती है हामिद की, छोटे हामिद की। वो कैसे तर्क देता है कि क्यों ये चिमटा तुम्हारे खिलौनों से ज़्यादा अच्छा है। ये अंश व्याख्या के लिए मैंने यहाँ रखा है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे, इसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे व्याख्या हो सकती है। फिर हम कहानी पूरी कर लेते हैं। तो वो चिमटा फिर वो उसके धाक जम जाती है, उसके तर्कों की धाक जम जाती है, सब लोहा मान जाते हैं कि हाँ उसका चिमटा सबसे अच्छा है। और फिर वो घर पहुंचता है, दादी को बताता है। दादी उसका माने प्रेम देख करके और उसका ये देख करके कि कैसे माने कि एक छोटा बच्चा कितना सोचता है कि उसने चिमटा लिया, अपने ज़रूर अपने खाने पीने पर या अपने ऐश पर उसने कोई खर्चा नहीं किया। उसने दादी की उंगलियां जल जाती हैं रोटी तवे से उतारते हुए, तो इसलिए उसने चिमटा लिया, ये देख करके वो गदगद हो जाती है। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, आप पूरा पढ़िए। और इसकी एक अंश की व्याख्या के माध्यम से हम देखेंगे कि व्याख्या कैसे की जाती है। तो तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, हामिद का तर्क। अब यह व्याख्या जब लिखना होता है तो उसमें क्या लिखना चाहिए? सबसे पहले संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? तो संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको उस कहानी कहाँ से लिया गया है, वो अंश, ये जो पंक्ति आई है वो पंक्ति कहाँ से आई है और उसके लेखक कौन है, ये जरूर आपको देना है। तो कुछ इस प्रकार के का वाक्य बनेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह से ली गई है। ये एक माने एक स्टैंडर्ड वाक्य, एक मानक वाक्य है, ये आपके संदर्भ में होना ही चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो एक दो लाइन आप प्रेमचंद के विषय में लिखिए कि किस तरह प्रेमचंद किस तरह के लेखक थे, उनके थोड़ी रचनाओं के विषय में बता दीजिए कि उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, उन्होंने 18 से अधिक उपन्यास लिखे, इत्यादि इत्यादि। आप एक दो लाइन प्रेमचंद के विषय में लिख सकते हैं। और वो मानव मन का चित्रण करने वाले लेखक हैं और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की कहानियाँ लिखी, उनकी समस्याओं की कहानियाँ लिखी, इत्यादि इत्यादि। उनके लेखन के विषय में और व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में हमने अभी तक पढ़ा। उसमें से आप जो भी एक दो वाक्य, 3 वाक्य आपको पसंद आए, वो आप इसमें संदर्भ में डाल सकते हैं। तो संदर्भ आपका जो बनेगा वो मुख्य रूप से कहानी और कहानीकार दोनों के विषय में बताते हुए आपका संदर्भ कोई 3-4 लाइन का, 5 लाइन का, अधिकतम 5 लाइन का बनेगा और कम तो 2 लाइन से भी काम आप चला सकते हैं। तो आप 5 लाइन लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अधिक अंक मिलेंगे, 2 लाइन लिखेंगे तो निश्चित रूप से कम मिलेंगे। तो वो आपके अपने इच्छा पर है। प्रसंग फिर हम लिखते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है प्रसंग। प्रसंग में क्या है कि जो पंक्ति आई है उसके विषय में लिखना है कि वो कहाँ आई है, वो किसने कहा, क्या है। अब इसमें तो नहीं, हामिद का नाम नहीं आया। जो पंक्ति दी गई है, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, बहादुर शेर है मेरा चिमटा, ये पंक्ति में कहीं न हामिद का आया है नाम, न हामिद के दोस्तों का नाम है। तो आप प्रसंग में ये बात बता सकते हैं कि ये
हामिद कह रहा है, अपने दोस्तों से कह रहा है। और क्यों कह रहा है? क्योंकि चिमटा खरीदने पर दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया है। तो ये पंक्ति आप इस तरह की पंक्ति आएगी, ईदगाह के मेले से हामिद के चिमटा खरीदने को लेकर हामिद का मजाक बनाने वाले दोस्तों को हामिद का करारा जवाब। ये मैंने एकदम सूत्र रूप में इसको लिखा मैंने यहाँ पर प्रसंग में। मैंने ये चीज़ आनी चाहिए। आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि ये पूरा का पूरा आप ऐसे ही दें। आप जो है इसमें इसको अधिक विस्तार से 3-4 लाइन में भी इस बात को लिख सकते हैं। मुख्य बात क्या है कि वो पंक्ति जो है वो पंक्ति कहानी में कहाँ पर आई है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर किस संदर्भ में ये कही गई है, वो बातें प्रसंग में आनी चाहिए। फिर जो मुख्य अंश है व्याख्या में, व्याख्या का रहेगा। तीसरा पॉइंट व्याख्या आएगा। तो उसमें आप उसके विषय में ज़्यादा उस पूरी कहानी को बताइए। सारी चीज़ उसमें बता सकते हैं कि कैसे वो ईदगाह के मेले में गया और मेले में उसके दोस्तों ने रंग बिरंगे एक सुंदर खिलौने खरीदे, चरखी पर झूले और मिठाइयाँ खाईं, लेकिन अपने 3 पैसे को उसने बचाया और चिमटा खरीदा। क्यों चिमटा खरीदा? क्योंकि दादी की उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाती थी। और फिर जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है चिमटा लेकर के, तो दोस्त उसके मजाक बनाते हैं और तब वो कैसे तर्क से उनको पराजित करता है। तो इसको पूरी व्याख्या आप लिख सकते हैं। आपकी व्याख्या कम से कम 10 लाइन की होनी चाहिए। तो 10 से 15 लाइन की अगर व्याख्या आप लिखते हैं तो वो अच्छी व्याख्या मानी जाएगी। तो संदर्भ की 3 से 5 लाइन, 2 से 5 लाइन, प्रसंग की 2 से 5 लाइन, और फिर 10 से 15 लाइन आपकी व्याख्या की आएगी। और विशेष में अंतिम जो उसका पॉइंट होगा वो होगा विशेष। तो विशेष में आप खास बात जो उसकी है, उसमें जो भी विशेषता है वो बताएंगे। तो वो 1 लाइन या 2 लाइन का होता है, जो होगी भाषा की। जैसे अगर इसकी बात की जाए तो उसमें भाषा की सहजता है, बाल सुलभ तर्क बुद्धि की सरस अभिव्यक्ति है। तर्क वो लगा रहा है, ये इसमें आया, ये इसमें बताने की बात है। और बाल भी बांका नहीं कर सकते, ये बाल भी बांका करना, ये मुहावरा प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। तो वो आपको बता, जो अंश में कोई मुहावरा आया हो, कोई लोकोक्ति आई हो, या कोई और खास प्रयोग आया हो भाषा का, तो वो जरूर बताना चाहिए। तो बाल भी बांका न कर पाना, इस मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। बाल भी बांका न कर पाना माने, बांका माने टेढ़ा, मतलब बाल तो बहुत मुलायम है ना, कोई भी पकड़ करके मोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि छू भी नहीं सकता कोई हमको, मेरा कोई जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकता है, या किसी का भी बाल भी बांका न कर सकने का मतलब है जरा भी नुकसान न कर पाना। तो ये आप उसका अर्थ बता सकते हैं मुहावरे का यहाँ पर, और बता सकते हैं कि कितना सही उपयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से जो अंश में जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण मतलब प्रयोग हुआ है, भाषा संबंधी जो विशेषता है, वो आपको विशेष में बताना है। तो इस तरह से व्याख्या के लिए अगर आपके अंश आए तो आपको ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये 4 पॉइंट में आपको लिखना है। संदर्भ में 2 से 5 लाइन होगी, प्रसंग में भी 3 से 5 लाइन होगी, व्याख्या में 10 से 15 लाइन होगी कम से कम, और विशेष तो जितना विशेष हो उतना 1, 2, 3 जो भी आप लिख सके, जो भी अंश में दिखाई पड़े वो। तो तब आपका ये बिल्कुल व्याख्या वाला अंश जो प्रश्न है वो पूरा होगा। बाकी तो प्रश्न आपको आसानी से मिल ही जाते हैं, कोई खास दिक्कत होगी नहीं। इकाई आप अच्छे से पढ़िए। अगली जब हम कक्षा में आएंगे तो आज का समय पूरा होता है, और अगली कक्षा में हम इस कहानी का विश्लेषण करेंगे। जो आपकी इकाई में दिया हुआ है उसका हम विश्लेषण व्याख्यान में देंगे। तो अभी आप कहानी सबसे पहले पढ़िए और उसके बाद इकाई पढ़ना शुरू कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वाध्यायः